बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसे सीना ठोक करके बोल रहा हूं मैं। बोलिए, मैं बोलता हूं, रवीश कुमार की आपने कोई रिपोर्ट देखी कोविड पर? नहीं, मैं अरे ठीक है, मैं एकांक मीडिया तो किसी के पास अब है नहीं। ये जो है ना, जो मीडिया कैसे नहीं है? रवीश कुमार को मैं चुनौती देता हूं, रवीश कुमार को मेरे सामने आए, मेरे साथ बात करें। वो कोविड पे उसने जो पाप किया है, कोविड पे जो उसने पाप किया, किस किस ने पाप नहीं किया? इन पापियों ने पूरे देश को तबाह किया। किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था क्या? मैं पूछ रहा था। और आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं अखिल जी, आज मैं इसलिए आपसे ज्यादा व्यथित हूं। मैं देख पा रहा हूं कि पूरी तरह से आप जिस तरह से इस तरह के नाकारा नाकाबिलियत अपोजिशन की वजह से इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री को भी कहता हूं कि अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ रहने दीजिए डेमोक्रेसी के लिए, कुछ तो आवाज रहने दीजिए। जो आपकी आलोचना भी करे, वो भी खत्म किए जा रहे हैं आप। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? कौन इसमें बाधा कौन बन रहा है? कौन बाधा डाल रहा है? रवीश कुमार। आप भी डेमोक्रेसी की चर्चा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं रवीश कुमार बाधा डाल रहा है। रवीश कुमार को जब सवाल उनसे पूछने होते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। रवीश कुमार ये सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं कांग्रेस से कि भाई तुमको ये मालूम था कि नहीं था कि इस तरह से होने वाला है, तुमने क्यों नहीं डिफेंस तैयार किया? ये सवाल तो नहीं पूछा रवीश कुमार ने। मैं पूछ रहा हूं ये सवाल। इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, रवीश ने क्या किया नहीं किया। रवीश लोकतंत्र और धर्मतंत्र बोल रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि धर्मतंत्र को लोकतंत्र से एकाकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसका कोई काट नहीं है आपके पास। लोकतंत्र को धर्मतंत्र बना दिया। ये देखिए, ये जो है ना, धर्मतंत्र को एक नया आपने अभी एक वो जोड़ा, वो धर्मतंत्र को ये मुस्कुरा रहे हैं आपने एक नया विषय छोड़ा। धर्मतंत्र को लोकतंत्र से जोड़ दिया। काहे का धर्मतंत्र, काहे का लोकतंत्र भाई? दोनों दो दिशा की चीजें हैं, दोनों दो मान्यताओं पर आधारित है। वो जो है ना, लोकतंत्र जो है संविधान पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे पूछते हैं, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे पूछते हैं कि मैं तो उस वक्त नहीं था जब संविधान बना था, संविधान की प्रतिलिपि छपी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, नेहरू जी थे, राजेंद्र बाबू थे, महात्मा गांधी भी उस वक्त जिंदा थे जब चल रहा था, नहीं उस वक्त खत्म, गुजर गए थे। खैर 50 में जब ये बन के आया रहा, उस वक्त ये सारे लोग थे, बड़े बड़े स्टॉलवर्ट थे, उनकी देखरेख में संविधान बना। तो संविधान की पुस्तिका पर हिंदू धर्म के राम का, कृष्ण का, गणेश जी का, इस सब की आकृति क्यों थी? क्यों थी? कोई जवाब है आपके पास? क्या आप कहिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो सेकुलर नहीं थे, वो अधार्मिक थे? ये चूंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि संविधान की पुस्तिका पर और संविधान के समझिए पन्नों पर। सूर्यकांत जी बता देते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। सूर्यकांत जी जरा बताइए, सूर्यकांत जी बता दीजिए संविधान की पुस्तिका पर किन की तस्वीर है? नहीं, हमारी जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की पुस्तिका पर राम भगवान, कृष्ण और जो भी हमारे देवी देवता है उनके गणेश जी का उनका फोटो लगा है या उनका नाम लिखा हुआ है, ये हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि आप मौलिक संविधान की बात कर रहे हैं, उस संविधान की प्रति को हम नहीं देखे हैं, इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें किसका नामाकरण है। जो मैंने कहा वो झूठ बोला? बोलिए। नहीं, आपने सही बोला। उनको राजा राम जी की पूर्ण फोटो है, लेकिन वो देखिए ये जो फोटो लगी है संविधान में, पहले पृष्ठ पे लगी है ये फोटो, लेकिन उसका धार्मिक आधार नहीं है सर, उसका वैचारिक आधार है। राम राज्य ये वैचारिक आधार का विषय है। और कोई भी, मैं कांग्रेस वालों के लिए बोलता हूँ और भाजपा वालों के लिए बोलता हूँ, बोल रहा हूँ साहब, ये जो मैं मैंने तभी ने कहा कि धर्म को आप तंत्र से, लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं। मैंने तभी तो कहा कि भाजपा ने इस डिबेट को सेटल कर दिया है पहले ही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। दूसरा कैसा है, आपने जो रवीश कुमार का विषय निकला, थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। और मैं आज के जो एडिटोरियल आए हैं, कल का जो फंक्शन हुआ, उसके बाद जो विदेशी मीडिया में जो भी ये पूरे जो उसके अंदर एडिटोरियल छपे हैं,
वो सभी आप बीबीसी का पढ़ लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट का पढ़ लीजिए, या न्यूयॉर्क टाइम्स का पढ़ लीजिए, या फिर डॉन की न्यूज पढ़ लीजिए, या फिर अल जजीरा का पढ़ लीजिए। इन्होंने सभी लोगों ने पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और कल का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह उसके खिलाफ लिखा है, बराबर है। और मैं जब अभी कांग्रेस को या फिर रवीश कुमार को जब जोड़ना चाहते हो, आपने जो कोरोना का जो विषय निकला, उस वक्त आप कांग्रेस की लाइन देख लीजिए। उस वक्त भी कांग्रेस की लाइन, ये कोरोना का जो वैक्सीन निकला है वो वैक्सीन आप अमेरिका से खरीद लीजिए या फिर चाइना से ले लीजिए, ये कहते थे ये लोग। और रवीश कुमार उसका समर्थन करते थे उस वक्त। यानी आपका जो माइंडसेट है, आप जो अपनी जो खबरें चलाते हैं या खबरों के माध्यम से अपना जो विचार इस देश के अंदर प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका माइंडसेट जो है, इसका जो फीडबैक आता है, आपको जो बौद्धिक खाद्य देता है, वो तो फिर इन्हीं लोगों से आता है आपके पास। ऐसा अगर मैं थोड़ा सा अगर उसका अगर बोल दूं तो वो सही होगा। कुमार के प्रशंसक हैं अखिलेश अकील जी को। क्या ये मालूम है कि मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन देता है, उसके पीछे कौन है, ये मालूम है? मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस। सुनिए सुनिए, लगता है कि हम अपने डिस्कशन से डाइवर्ट कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अब उस पर हम नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम अभी उस पर नहीं जाना चाहते हैं। वो मेरा मुद्दा नहीं है अभी, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये बात आप स्वीकार करते हैं अखिलेश जी कि विपक्ष ने डिफेंस अपना तैयार नहीं किया राम मंदिर के उद्घाटन के लिए? अखिलेश जी, आखिरी टिप्पणी। ये जो है, मैंने हमें नहीं लगता कि विपक्ष को इस विषय पर कुछ बोलना भी चाहिए। नहीं, विपक्ष ने जो बातें कही, चूंकि वो धर्म का मामला था, धर्माचार्यों से जुड़ा मामला था, और धर्माचार्यों ने जो कहा उसी को उसने समर्थन किया कि धर्माचार्य जो कह रहे हैं, क्योंकि वह उस पर राजनीति नहीं करना चाहती थी। विपक्ष वाले नहीं चाहते थे राजनीति करना, और कांग्रेस खुद उस को विलक किया। बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने भी। अच्छी बात है। मेरी समझ में तो यही बात आती है। मेरी शुभकामना अखिलेश जी, आप यही मानते रहिए कि विपक्ष ने तो शंकराचार्य ने जो कहा उसको मान लिया। बहुत अच्छा, आपने इतना सरलीकृत किया है, बहुत शानदार। श्रीकांत जी बोल दीजिए आखिरी बार। नहीं, बिल्कुल अखिलेश जी सही कर रहे हैं। मैं पिछले डिबेट में भी मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ उसको लेकर आगे नहीं जाएगी, वो इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कल समारोह संपन्न हुआ, शाम को प्रधानमंत्री जी ने नया विषय छेड़ दिया, वो है सूर्योदय योजना का। 1 करोड़ लोगों के छतों के ऊपर पूरा सोलर का पैनल लगेगा। पूरे 1 करोड़ लोगों का छत जो होगा वो सोलर से इक्विप्ड होगा। अब ये जो चीजें है ना, ये विपक्ष को समझ में नहीं आती, उनको पता है। देखिए आप इस बात को, उन्होंने राजनीति करने की कोशिश नहीं करी है भाजपा ने, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उसको प्रमाण देता हूं। जैसा अखिलेश जी ने कहा कि कोई उनका बड़ा नेता अयोध्या में नहीं था कल। आप जिस राजनीति की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल उन्होंने देखा। उन्होंने कहा अपने गांव में रुको और अपने ये जो लोगों का जो त्योहार है, लोग जो मना रहे हैं, उसके साथ आप खड़े रहिएगा। वो अयोध्या में आ सकते थे, वो अगर उनका पूरा का पूरा भाजपा का कार्यक्रम रहता तो वो सब लोग आते उधर, लेकिन वो उनको उतना फायदा उस चीज का नहीं मिलता जो उनके गांव में बैठकर उनको मिला है। आप इस बात को समझिए। और वो राम के नाम के ऊपर इलेक्शन नहीं लेके जाने वाले हैं, और वो योजनाओं की तरफ इलेक्शन लेके जाएंगे। टेम्पो तो तैयार कर दिया, हमने पिछले डिबेट में कहा कि राम का विषय टेम्पो तैयार करेगा, उसके अंदर ध्वस्त हो जाएगा विपक्ष, उनको समझ में नहीं आएगा आगे कैसे जाना है। अब तुरंत जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, उन्होंने तुरंत सूर्योदय की योजना लागू कर दी। वो अभी आएगा विषय। यह है राजनीति, यह है लोगों के विषय, और इस लोगों के विपक्ष से वो बहुत आगे निकल जाते हैं, विपक्ष उनको समझ में नहीं पाता। मैं यही कहना चाह रहा था, मेरे डिबेट का जो ये है मूल है वो यही है कि विपक्ष अभी मैदान में उतरने के पहले ही सेल्फ गोल ले चुकी है, और अब वो जो ड्रिलिंग चल रहा है नरेंद्र मोदी का, गेंद को लेकर के जो नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। अभी तो पराक्रम दिवस आज से शुरू हो गया दिल्ली में, 7 दिन का पराक्रम दिवस चल रहा है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अब लीजिए, अब वो 7 दिन पराक्रम दिवस चलेगा। भाई वो सत्ता में हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास संगठन है, सुनियोजित संगठन है।
मैं यही तो कह रहा हूं कि विपक्ष, अभी आपने जैसा कहा कि ये मुद्दा राम मंदिर का तो मुद्दा वो उठाएंगे भी नहीं इलेक्शन में, कभी बोलेंगे भी नहीं, आज खत्म हो गया। और आज से वो सोलर करेंगे, उसके बाद घर देंगे, गैस देंगे, उस पर बात शुरू कर देंगे। और आज से ही वो आधी लड़ाई जीत चुके हैं, थोड़ा फाइन ट्यून करना है। मेरे डिबेट का पक्ष यही था, क्या विपक्ष रिंग से बाहर हो गई। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।